हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो भी क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं उसी को हम लोग देखेंगे। यानी इस सीरीज में हम लोग देखेंगे साइंस का वो क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, बी जनरेटर, सी अमीटर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमीटर। तो याद रखिएगा कि विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है अमीटर से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। ऑप्शन ए किलोग्राम पर सेंटीमीटर, बी मात्रक विहीन, सी किलोग्राम घन मीटर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किलोग्राम पर घन मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी वाट, सी एम्पियर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है लेकिन ऑप्शन में डेसिबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा कि हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बीच बीच में थोड़ा आंकड़ा वाला क्वेश्चन है उसको छोड़ देते हैं, डाटा वाला, वो डाटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए फिसलन घर्षण, बी रोलिंग घर्षण, सी स्थैतिक घर्षण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रोलिंग घर्षण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। ऑप्शन ए तीरंदाजी, बी अंतरिक्ष रॉकेट, सी वेंचुरी मीटर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंतरिक्ष रॉकेट। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए चोक कुंडली द्वारा, बी डायनेमो द्वारा, सी ट्रांसफार्मर द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डायनेमो द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, बी हिमशैल को पता लगाने में, सी समुद्र की गहराई को पता लगाने में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। यह अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करता है। यह तरंगे समुद्र तल पर या समुद्र में कहीं भी स्थित वस्तु तक पहुंचती है और परिवर्तित होकर डिटेक्टर द्वारा महसूस की जाती है। इस प्रकार सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, पनडुब्बियों, घाटियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या कहता है कि मानव कान की श्रवण परास क्या है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी में कहता है 20 हर्ट्ज से कम, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान की श्रवण परास होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है। ऑप्शन ए गामा किरण, बी अल्फा किरण, सी एक्स किरण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, डी ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो वो नहीं है कौन सा, अल्फा किरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुधारी तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, बी परावैगनिक विकिरण, सी दृश्यमान विकिरण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परावैगनिक किरण। याद रखिएगा कि परावैगनिक विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, और इसके पास दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंगदैर्घ्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि ऑप्शन ए पोर्सिलीन मग में हैंडल होता है, बी पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है, सी स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है, क्योंकि ये क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए समवेग, बी चुंबकत्व, सी आवेश, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। ऑप्शन में देखा जाए तो ऊर्जा संरक्षण नियम कहीं भी नहीं दे रहा है, इसलिए क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन ए ऊंचे स्थान पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है, बी
ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। सी, वह ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है जी? तो कहता है कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लगती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि एक बरसाती दिन में, यानी बरसाती दिन में, ऑप्शन ए में कहता है कि शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। बी, आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं। सी, कहता है कि शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में से ज्यादा माप दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है कि एक हिमानी का आधार पिघलता है और उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए, ग्लेशियर का आधार गर्म परिस्थितियों में रहता है। बी, हिमानी का आधार पर बर्फ में अशुद्धियां उपस्थित होती है। सी, आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? ऑप्शन ए, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, अवतल। बी, समतल। सी, उत्तल। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल। याद रखिएगा कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, मरकरी वाष्प तथा आर्गन। बी, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन। सी, सोडियम वाष्प तथा नियॉन। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मरकरी वाष्प तथा आर्गन। याद रखिएगा कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः मरकरी वाष्प तथा आर्गन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन ए, परावर्तीय परावर्तन। बी, वातावरणीय अपवर्तन। सी, पूर्ण अपवर्तन। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा वातावरणीय अपवर्तन, यानी सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया
कि किसके कारण से होती है, तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब ऑप्शन ए निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, बी हमेशा वास्तविक होता है, सी हमेशा आभासी होता है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है। ठीक है, उल्टा हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 26। क्वेश्चन 26 में कहता है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी फोकस दूरी का अवतल लेंस, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः शब्दकोश छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा। कौन होगा? उत्तल लेंस बेहतर होगा। फोकस दूरी का 50 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर भी दिया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जबकि यहाँ पे क्या दे दिया है? 50 सेंटीमीटर। इसलिए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन ए परितारिका, बी कार्निया, सी दृष्टिपटल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा दृष्टिपटल यानी रेटिना। याद रखिएगा कि किस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यानी दृष्टिपटल पे। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा यानी कितना डिग्री होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन की ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है 30 डिग्री, बी में कहता है 60 डिग्री, सी में कहता है 45 डिग्री, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30 डिग्री। याद रखिएगा प्रकाश की अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर 30 डिग्री है तो परावर्तित भी कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश, बी लाल प्रकाश, सी पीला प्रकाश, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीला प्रकाश। यानी निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो वो होती है पीला प्रकाश में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है देखिएगा, कह रहा है हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बिंदु से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए यह इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शित होती है, बी अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्टता निर्भर करती है, सी कहता है कि प्रकाश किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं का जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्भर करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, सी प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए फोकस पर, बी वक्रता केंद्र पर, सी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी वक्रता केंद्र से परे। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वक्रता के केंद्र पर। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परीक्षण में कौन सा रंग अधिकतर विचलित होता है? ऑप्शन ए हरा, बी लाल, सी बैगनी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैगनी। याद रखिएगा प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परीक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है तो वो होता है बैगनी रंग विचलित होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग ऑप्शन ए 1 मिमी, बी में कहता है 25 सेंटीमीटर, सी में 2 सेंटीमीटर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 सेंटीमीटर। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन ए पीला, बी बैगनी, सी नीला, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैगनी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए धातु निष्कर्षण, बी विद्युत बल्ब, सी कुचालक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत बल्ब। याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत धारा फ्यूज। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए आई आर स्क्वायर, बी वी आई, सी आई स्क्वायर आर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि कौन विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है तो नहीं करता आई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 42। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपघटय, बी विद्युत लेपन, सी विद्युत धारा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव में से क्या कहलाता है तो वो कहलाता है विद्युत धारा यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, बी दोनों श्रेणी तथा समांतर क्रम में, सी समांतर क्रम में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समानांतर क्रम में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 44। क्वेश्चन 44 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, बी तांबा, सी टॉर्च बल्ब, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टॉर्च बल्ब। याद रखिएगा कि टॉर्च बल्ब अपोहिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45। देखिए क्वेश्चन 45 में क्या कहता है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूट्रॉन। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रवर्तक के रूप में, बी दिष्टिकारी के रूप में, सी दोलित्र के रूप में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दिष्टकारी के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ऑप्शन ए मीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। बी में कहता है ए मीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। सी ए मीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ए उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पोटेंशियोमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी वोल्टमीटर, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 49। क्वेश्चन हो जाएगा 15। क्या था, बीच बीच में न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनियोनो क्रिया सबसे छिन्न है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए वैद्युत चुंबकीय, बी स्थित वैद्युत, सी गुरुत्वीय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा गुरुत्वीय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया 51। क्वेश्चन 51 में कहता है कि विद्युत चुंबकियों का कोर बनाने के लिए सामान्यता उपयोग में की जाती है। ऑप्शन ए नरम लोहा, बी स्टेनलेस स्टील, सी एल्युमिनियम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली है नरम लोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए अलग अलग त्वरण होगा, बी उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, सी किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, डी समान परिणाम के बल का अनुभव होगा। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात हो जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। यानी अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने में क्या होगा, तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, वेग बदलता नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा 54। क्वेश्चन 54 में कहता है कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए बीटा कण, बी अल्फा किरण, सी कैथोड किरण, डी उपरोक्त में से एक अधिक,
ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अल्फा किरण। याद रखिएगा कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित अल्फा किरणें में से एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए ईंधन के रूप में, बी न्यूट्रॉन के स्रोत के रूप में, सी मंदक के रूप में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। ऑप्शन एक किलोग्राम समतुल्य, बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, सी 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा ऑप्शन ए घटती है, बी बढ़ती है, सी स्थिर रहती है, डी उपयुक्त में से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्थिर रहती है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है। ऑप्शन ए ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, बी स्थिर ऊंचाई पर, सी उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थिर ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह घूमता है किस पर? स्थिर ऊंचाई पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्न में से किस पर कार्य करती है। ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए किसका क्रिया, बी बर्नौली का सिद्धांत, सी पास्कल का नियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्नौली का सिद्धांत। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है 61। क्वेश्चन नंबर 61 में और इस साइंस का आज का सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी आज के सीरीज में हम लोगों ने देखा है सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। ऑप्शन ए की बात की जाए बैठने की स्थिति में, बी खड़े होने की स्थिति में, सी जमीन पर लेटे जाने की स्थिति में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खड़े होने की स्थिति में। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो है खड़े होने की स्थिति में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए आज के सीरीज में हम लोगों ने साइंस के फिजिक्स का वो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार हम लोग केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। यानी हमारी प्रयास यही है कि आपको प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं वह टोटल का टोटल रिकॉल करवा दूं, जिससे आपको ये भी पता चले कि आपको पढ़ना क्या है, आपकी सिलेबस क्या है और क्वेश्चन किस हिसाब से बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में या टीआरई 4 में जो आ रहा है एग्जाम, उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीआरई 4 और टीआरई 5 में। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। नहीं तो अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।